जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1995 का क्वेश्चन जो है समझने का प्रयास करेंगे। इन PYQ में जैसे पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल सब्जेक्ट 1995 पेपर 1 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, 4 क्वेश्चन है सेक्शन बी में, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं ठीक है पेपर 1 में। तो अभी जो है हम बस क्वेश्चन को एज इट इज रीड करेंगे और मोर और लेस एक ओवरव्यू लेंगे कि आखिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के ऑप्शनल सब्जेक्ट में किस प्रकार के प्रश्न और क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जाते हैं ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन को एक एक करके हम जो है हम रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कमेंट करना है और इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत A, B, C एंड D 4 प्रश्न हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही 4 प्रश्न हैं और ये चारों के चारों स्टेटमेंट बेस्ड हैं, मतलब किसी पॉलिटिकल थिंकर, स्कॉलर, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट का स्टेटमेंट है और उस कथन के ऊपर आपको कमेंट करना है 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। स्टार्ट क्लियर। तो पहला है कि कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, और 4 में से 3 में ही हमें जो है उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन रूल ऑफ मेन। कहने का मतलब है जहां नियम का शासन होगा ना वो बेहतर होगा किससे, किसी व्यक्ति के शासन से। मतलब जैसे पहले राजा वगैरह का शासन होता था ना कि अंतिम फैसला राजा लेते थे, किसी को भी मृत्यु दंड दे दिया, राजा जो बोल दिया, मतलब वचन ही है शासन, जो बोल दिया वही नियम है, वही कानून है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। मान लो किसी व्यक्ति के बारे में राजा का अच्छा विचार है तो उसे कम सजा देगा, किसी को जो है अधिक दंड दे देगा, तो वो पूरे के पूरे प्रजा में न्याय नहीं होगा। न्याय या कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अगर कोई एक जैसा सजा करता है तो दंड भी एक जैसा ही मिलना चाहिए, लेकिन पहले ऐसे विधान नहीं थे। अब जो है जैसे भारत यहाँ संविधान है या कानून है, नियम है, तो कोई भी अगर कोई अपराध करता है तो उसे उसी नियमानुसार उन्हें दंडित किया जाता है। इसमें यही कहा जा रहा है कि नियम का शासन व्यक्ति के शासन से कहीं श्रेष्ठ है, कहीं अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1A हो गया। ये एरिस्टोटल का कथन है, इस चीज को याद रखना, रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन रूल ऑफ मेन, ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है। अब हम क्वेश्चन 1B पढ़ते हैं। द एंड ऑफ एवरी मैन, हर एक व्यक्ति का अंत, इज कंटिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स विच ही फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर्स। ये थॉमस हॉब्स का कथन है। थॉमस हॉब्स इनका कथन, इनके कथन के माध्यम से, इस स्टेटमेंट के माध्यम से थॉमस हॉब्स कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति का अंत जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं की लगातार और सतत पूर्ति के लिए ही माना जाता है। जैसे देखो, आज आपने कुछ इच्छा रखा, आकांक्षा रखा, आज आपका कुछ डिजायर है, महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, ड्रीम है, वो ड्रीम जो फुलफिल हो जाता है। जैसे किसी का ड्रीम होता है कि अरे पहले भोजन, रोटी, पहले पेट पूजा, फिर कपड़ा पहनने को वस्त्र, फिर मकान मिल गया तो अरे एक फटफटिया हो जाता तो अच्छा रहता, फटफटिया हो गया। अरे एक थोड़ा कार हो जाता, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता, कार हो गया। अरे थोड़ा एक बड़ा ये जो घर है ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको हवेली बन जाते, हवेली बना लेते, बंगलो बना लेते तो अच्छा होता। तो इस प्रकार से हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहती है। कल अल्टो कार लिया था, अरे यार पड़ोसी के पास BMW है, हम भी BMW कार लेते, मर्सिडीज लेते। तो हमारा जो डिज़ायर है, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। यही चीज़ में थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा जाता है और इसी में व्यक्तियों का अंत होता है ठीक है। अब हम 1C पढ़ते हैं। पनिशमेंट शुड बी प्रिवेंटिव, पनिशमेंट शुड बी प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव रेदर देन रिटेलिएटरी। ये एक कथन है बेंथमन का। बेंथमन कहना चाह रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्कॉलर हुए हैं और थिंकर, कि जो पनिशमेंट होना चाहिए, जैसे कोई भी चोरी करता है उसे दंड जैसे मिलता है, तो जो सजा होनी चाहिए वो प्रिवेंटिव होना चाहिए। कि मतलब सजा ऐसा बनाया जाना चाहिए कि कोई चोरी ही ना करे, और अगर कोई चोरी कर ले तो जेल नहीं होना चाहिए बल्कि सुधारगृह होना चाहिए, ताकि अगली बार वो जब जेल से निकले तो आगे चोरी ना करे। आप देखोगे तो अभी भी नियम कानून है फिर भी क्राइम होते हैं, लोग क्राइम करके फिर बेल ले लेते हैं, फिर क्राइम करते हैं। तो यहाँ यही बेंथमैन कहना चाह रहे हैं कि देखो सजा जो है वो प्रिवेंटिव होना चाहिए, सुरक्षात्मक होना चाहिए, इसके साथ साथ करेक्टिव इन नेचर होना चाहिए, जो सुधार करता हो ठीक है।
ना कि रिटेलिएटरी मतलब होता है अरे तुमने कोई मतलब गलत कार्य किया हो तुमको इतना दंडित करेंगे कि तुम समझ नहीं सकते। देखो, एक तो कहा जाता है जो महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट था ना कि हमें जो है नफरत से नफरत करना चाहिए, ना कि नफरत करने वालों से। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक प्रकार से आप देख सकते हो कि अभी भी जो जेल वगैरह में देखोगे तो किरण बेदी ने जेल में बहुत सारे रिफॉर्मेटिव काम किए थे। आप लोगों को अगर न्यूज पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा। कई एक बाल सुधार गृह भी होते हैं जो जैसे 18 साल से कम उम्र के लोग जो भी कह सकते हो कि इन सब चीज़ों में इंडल्स रहते हैं, क्राइम वगैरह में, उन्हें जो है बाल सुधार गृह भेजा जाता है। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है कि पूरे के पूरे बेंथमन कहना चाह रहे हैं कि पनिशमेंट शुड बी क्या, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव रेदर देन रिटेलिएटरी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1D देखते हैं। ठीक है, यह J.S. मिल का कथन है 1D का कि द वर्थ ऑफ ए स्टेट इन द लॉन्ग रन इज द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल कंपोजिंग इट। अब देखो, राज्य का निर्माण कैसे होता है? राज्य का निर्माण व्यक्तियों के सामूहिक शक्ति का ही एक परिचय है। तो राज्य का निर्माण हर एक व्यक्तियों से मिलकर राज्य बनता है ही कि नहीं? उसके जो नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं, वही तो राष्ट्र राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का यहाँ मतलब यह हुआ कि एक राज्य का फॉर्मेशन, या फिर सिंपल एक उदाहरण ले लो, घड़ा एक मटके से। लोग कहते हैं ना, कहावत बहुत प्रचलित है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है कि नहीं? तो बूंद बूंद से घड़ा भरता। अगर बूंद बूंद स्वच्छ हो तो पूरा घड़ा का पानी स्वच्छ होगा, लेकिन बूंद बूंद अगर अस्वच्छ हो, उसमें गंदगी हो, तो पूरा घड़ा का पानी जो है गंदा हो जाएगा। इजंट इट? होगा या नहीं होगा? यही बातें इसमें कही जा रही हैं। ठीक है, कि J.S. मिल कहना चाह रहे हैं कि देखो, एक राज्य अपने अगर लंबे समय के बारे में सोचिए, मतलब अपने भविष्य के बारे में सोचिए, तो वह राज्य वैसा ही होगा जैसे उस राज्य के नागरिक होंगे। इसके बारे में द वर्थ ऑफ ए स्टेट, स्टेट उस लायक ही होगा जिस लायक उस देश के नागरिक होंगे, उस देश के सिटीजन होंगे, और वह देश जिस नागरिकों से मिलकर बन रहा है, जिस प्रकार का नागरिक होगा, वैसा ही वो राष्ट्र भी होगा। ये क्लियर हो गया? तो 1 का A, B, C and D ये चारों प्रश्न हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जामिन द फैक्ट वैल्यू डायक्टोमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्ट वैल्यू डायक्टोमी बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म ही है, एक तरफ से अब मान के चलो। तो एग्जामिन द फैक्ट वैल्यू डायक्टोमी इन पॉलिटिकल साइंस। राजनीति शास्त्र में फैक्ट वैल्यू डायक्टोमी से क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। टू व्हाट एक्सटेंट द पोस्ट बिहेवियरलिज्म रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन द डायक्टोमी। आपको बताना है कि जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म की अवधारणा है वो किस प्रकार से, जो पहले ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और नॉर्मेटिव वे ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस था, उसके बाद बिहेवियरलिज्म आया। तो फैक्ट वैल्यू का मतलब वही है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडिंग पॉलिटिक्स था वही मुख्यतः नॉर्मेटिव अप्रोच जो थे वो वैल्यू पे अधिक विशेष बल देता था, और ये जो फैक्ट पे अधिक बल देते थे बिहेवियरलिज्म। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया तो दोनों को मिश्रित करके चला, फैक्ट भी और वैल्यू भी। तो इसमें यही पूछ रहा है कि पहले फैक्ट वैल्यू डायक्टोमी के बारे में बताना है, ये जो विरोधाभास है इसके बारे में बताना है। उसके बाद इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म की अवधारणा है, तो इन जो है फैक्ट वैल्यू जो डायक्टोमी था इसको रिजॉल्व कर दिया, इस विरोधाभास और इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही, ये सब जो है ओपी गौबा वगैरह में आपको इसके जो है पूरे के पूरे स्पष्ट रूप से आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कोई जो है वैसा है तो मचाने वाली चीज़ नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन इसका आंसर ईजी नहीं होगा भाई, यूपीएससी है, याद रखना। एनालाइज द पोस्ट मार्क्सियन डेवलपमेंट इन द सोशलिस्ट था। देखो, पोस्ट मार्क्सियन डेवलपमेंट इन सोशलिस्ट था, समाजवाद की विचारधाराओं में मार्क्स के बाद के जितने थिंकर हैं उनके क्या क्या विचार हैं, लेनिन का हो गया और बहुत सारे ऐसे हैं, ग्रामशी वगैरह हैं, उनका जो विचार है, मतलब मार्क्स के बाद का जो है सोशोलॉजिस्ट का क्या विचार है मार्क्स के ऊपर या मार्क्सिज्म या सोशलिज्म के ऊपर, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। एग्जामिन द पेस ऑफ ऑब्लिगेशन इन पॉलिटिकल थ्योरी। कुछ नहीं है, जो पेस ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब होता है बाध्यता। जब भी आप एक किसी भी राष्ट्र राज्य में रहते हो, किसी भी एक देश के नागरिक रहते हो, इनफैक्ट आप अपने घर में भी रहते हो तो घर के भी कुछ नियम कानून होते हैं कि बेटा या बेटियां जो है
या बेटा बेटी या कोई भी है परिवार का सदस्य, भाई चलो शाम हो गया है, सब अपना अपना किताब निकालो। संध्या के समय सब लोग पढ़ने बैठते हैं कि नहीं, घर में एक परंपरा होती है भाई शाम को कम से कम 2 घंटा बैठ के पढ़ना चाहिए। सुबह हो गया, चलो भाई सब स्नान ध्यान करो, ब्रेकफास्ट करो, पूजा आराधना करो, फिर अपने अपने काम पे जाओ। तो हर घर का नियम होता है। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी एक राज्य में रहते हैं, किसी एक राष्ट्र में रहते हैं, उसका भी कुछ नियम कानून होता है। ट्रैफिक नियम हम हमें पालन करना पड़ता है जब हम सड़कों पे जाते हैं। इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें बाध्यता क्या है, राजनीति शास्त्र में बाध्यता क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो है इस देश में रहोगे, भारत में कहोगे हम भारत का नियम नहीं कानून मानेंगे, तुमको जो है इधर से चलना है तो चलो, मतलब कह सकते हो इस रोड से, हम तो वही रोड से जाएंगे जिधर सबका एक ट्रेडिशन है कि नहीं, सब लेफ्ट साइड चलेगा। कोई देश में सबका गाड़ियों का नियम होता है कि राइट साइड चलेगा। सब देश का अपना अपना नियम होता है कि नहीं। और तुम भारत में को नहीं हम लेफ्ट साइड ना जाके हम राइट साइड चले पास में आ रहा है। मतलब तुम नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, तुम्हें कहीं ना कहीं बाध्यता तो हो नहीं, बाध्यकरण होता ही है कि आपको जो, जैसे भारत है संसद नियम बनाती है, तो जो संसद के द्वारा पारित नियम कानून है, सब नियम को आपको नहीं मानना, लेकिन जो संसद के द्वारा, मतलब जो हमारे प्रतिनिधि हैं, यानी जो हमारे द्वारा नियम बनाया गया, उस पर सभी समाज के लोग उससे बंधे होते हैं और नियमों का पालन करना होता है। कभी कभी लोग जो है सरकार की आलोचना भी करते हैं, जैसे फार्म लॉ वगैरह आया तो उसका लोगों ने विरोध किया, लेकिन वह भी विरोध पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, कोई अगर जैसे उपद्रव करता है, जैसे लाल किले पर जो है कुछ उपद्रव भी थे, वो प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में उचित नहीं माना गया। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका ये जो नियम आपके खिलाफ है, तो अगली बार आप उस सरकार को चुनो ही नहीं, दूसरी सरकार को चुन लो जो आपके नियमों को ध्यान में रखता हो, ठीक है, या आपके हितों का ध्यान में रखता हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। लोकतंत्र में 5 साल में चुनाव होता है। खैर, विरोध का भी अधिकार जो है लोकतंत्र में दिया गया है, लेकिन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमको लगता है कि सरकार जो कानून लाई है वो हमारे पक्ष में नहीं है, तो हम उसका विरोध दर्ज कराते हैं। तो दे शुड बी इन अ पीसफुल मैनर। ठीक है, तो वो पीसफुल मैनर और पीसफुल तरीके से ही होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1995 का ऑप्शनल सब्जेक्ट का यह पेपर था। आशा करता हूँ कि यह जो है क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। अब इसके सेक्शन बी के भी 4 क्वेश्चन है, वह भी हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।